हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो हम लोग एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग जो है 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री को हम लोग पहले ही लेक्चर में ये देख चुके थे कि 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम लोगों को 3 बुक पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एक बुक जो है प्राचीन भारत का है, दूसरा मध्यकालीन का और तीसरा आधुनिक भारत का है। इस प्राचीन काल में जो है हमको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। 3 बुक है 12th में, तीनों बुक जो है एक प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में बता रहा है। इसमें से प्राचीन काल जो है इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोगों का चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता। इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम लोग दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर। और इसमें जो है हम लोगों को कहानी पढ़ना पड़ता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, अर्थात 1200 साल की घटनाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है जाति, बंधुत्व और वर्ग। ये तीसरा चैप्टर है बंधुत्व और वर्ग। इसमें भी हम लोगों को 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी पढ़ना पड़ता है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और लास्ट जो हम लोगों का चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये भी हम लोगों को 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। बारह सौ साल की, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुछ काल के लिए हम लोगों का जो है क्रम भंग हो गया था इतिहास का। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, समय निर्धारित किया गया है, वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, हम लोग देख चुके हैं। और मध्यकालीन भारत कब से शुरू होता है, तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और फिर आधुनिक काल की बात करें तो 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस सब बात पर। इस चैप्टर में फिर जो है प्राचीन काल में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो कहानी पढ़नी पड़ती है। इसके बाद भारत में कुछ दिनों के लिए लगभग 100-150 साल के लिए भारत में छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं और जो है शून्य की स्थिति पैदा रहती है, अर्थात कोई भी बड़ी शक्ति नहीं रहती है। इसके कारण जो मुसलमान आक्रमण हुए भारत पे और वो सफल भी रहे। भारत में मुसलमान का शासन शुरू हो जाता है कब से, 712 ईस्वी से। मतलब 600 ईस्वी के बाद 712 ईस्वी तक भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। कोई भी बड़ा शासक नहीं था। जैसे कि हम लोग अशोक को देखते हैं, प्राचीन काल में बहुत बड़े क्षेत्र पर पूरे भारत पर उनका शासन था। इस तरह से 600 ईस्वी के बाद किसी भी शासन का, मतलब राजा का शासन इस तरह नहीं रहता है, जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और 712 ईस्वी से मुसलमान जो है मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपको 1900 ईसा पूर्व के बाद सीधे 600 ईसा पूर्व पर की कहानी आ जाता है। और इसमें हम लोगों को प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर में प्रशासनिक परिवर्तन, कैसे कैसे राजाओं के नियम बदलते गए समय के अनुसार, उसको बताता है। फिर जाति, बंधुत्व, वर्ग, ये सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि कैसे कैसे जाति प्रथा, हमारे समाज में जो बंधन थे अर्थात शादी विवाह के बंधन, ये कैसे कैसे परिवर्तन हुए प्राचीन काल से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक कैसे परिवर्तित हुई। क्योंकि हर समाज की अपनी अपनी एक डिमांड होती है और समय के साथ साथ डिमांड बदलती जाती है। कुछ समय के लिए कोई और मांग महत्वपूर्ण रहती है, आने वाले समय में वो मांग गौण हो जाती है और कोई नया मांग प्रमुखता में वो सामने आती है। जैसे कि अगर मान करके चलिए 1947 की बात करें तो उस समय हम लोगों के लिए आज़ादी सबसे बड़ी बात थी कि किसी तरह आज़ादी मिल जाए। उस समय के समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आज़ादी की और हम लोगों ने लड़ करके आज़ादी प्राप्त भी किया अंग्रेज़ों से। और आज के समय में सबको आज़ादी है,
तो आज की समय की जरूरत कुछ अलग है, तो समय के अनुसार समाज की जरूरत बदलती रहती है। तो इसी तरह सामाजिक परिवर्तन जो समय के साथ साथ परिवर्तित हुए उनको हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर में हम लोगों का जो धार्मिक परिवर्तन हुआ, किस तरह भारत में धर्म के बारे में मान्यताएं बदली, इस पर हम लोग विचार करेंगे चौथे चैप्टर में। तो पहला चैप्टर हम लोगों का हो चुका है। दूसरा चैप्टर जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, और ये जो क्रम भंग है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद सीधे 600 ईसा पूर्व पर कहानी आ जाती है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़े जो है बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसको अगर समझ लेते हैं तो अगला ये तीनों चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि इन चैप्टर में कहीं भी जो है शासक के नाम प्रमुखता से नहीं लिए जाते हैं कि किसके बाद कौन से वंश आए। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय हम लोगों को बार बार जो है किसी प्रमुख शासक के नाम, जैसे प्राचीन काल में अशोक हुए, जैसे इस काल में शुरुआत में अगर बात किया जाए तो 300 ईसा पूर्व में अशोक हुए, फिर अगर 100 ईस्वी में आ जाए तो उस समय में कनिष्क हुए महान सम्राट के रूप में, और फिर इससे अगले समय में 300 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व के पास आएंगे तो हम लोगों के लिए समुद्रगुप्त इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जो पृष्ठभूमि है, अगर उसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जान लेंगे तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो हम लोग आज इस चैप्टर को शुरुआत करने के बजाय, क्योंकि अगर ये सारी बातें हम लोग नहीं समझे तो इन चैप्टर को समझने में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। हाँ, अगर आप छठा का हिस्ट्री पढ़े रहते तो ये सारी बातें छठा की हिस्ट्री में डिटेल में दिया गया है कि कौन से शासक कब हुए। तो छठा की हिस्ट्री का वो जो है शॉर्टकट में थोड़ा हम लोग जल्दी में कि ये परिवर्तन कैसे कैसे हुए, और ये जो गैप है 1900 ईसा पूर्व के बाद 600 लगभग 1500 साल का गैप, ये हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि इसके बाद यहाँ से क्यों शुरू हुआ है ये चैप्टर, तो अगर महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग देखें तो ये बात ये हो जाता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात या हड़प्पा सभ्यता की बात हम लोग करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता बताइए। तो एक प्रमुख विशेषता, तो सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा प्रमुख विशेषता का बात किया जाए तो इसका जल प्रबंधन व्यवस्था जो है, हम लोग इस चैप्टर में देखे थे कि कैसे नाला जो है बना हुआ था सड़क के साथ साथ, कितनी अच्छी व्यवस्था थी पानी के बहाव के लिए, कचरा वाला पानी जो होता है, जो गंदा पानी होता है, उसके निकास के लिए कितना बढ़िया व्यवस्था था। उसके बाद सिंचाई के लिए हम लोग पढ़े थे कि धौलावीरा में बेहतर जो जलाशय बनाया गया था, उसका निर्माण, जो जलाशय का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि सिंचाई का पानी समय पर उपलब्ध हो सके। इसके बाद हम लोग सुरतीगढ़ में नहर देखे थे, वहाँ पर नहर की अच्छी व्यवस्था थी। तो जल प्रबंधन प्रणाली जो इस समय की थी बहुत बेहतरीन थी। तो नगरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों की जो है भारत की पहली सभ्यता है, और सभ्यता का मतलब ये होता है पढ़ा लिखा समाज जो सभ्य हो। और सभ्यता, इससे पहले हमारे पास कोई भी सभ्यता नहीं थी। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल मतलब पाषाण काल पढ़ते हैं, और उसके बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कोई सभ्यता नहीं थी, उस समय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के हम लोगों को लिखित साक्ष्य मिले हैं। भले ही हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उनको, इसलिए इसको आदि प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य तो मिले थे, अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो सभ्यता यहाँ से शुरुआत होती है, और सभ्यता में ये एक विशिष्ट बात यह है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। और समकालीन इस समय में दुनिया में 4 सभ्यताएं थी, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। 4 सभ्यता सिंधु घाटी के साथ साथ 4 सभ्यता थी। एक सबसे पुराना था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारा हड़प्पा सभ्यता। ये 4 सभ्यता में बाकी जो 3 थे वो ग्रामीण सभ्यता थी, सिर्फ यही एक था जो नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जो है फिर ग्राम का मतलब पूरे भारत में हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे 1900 ईसा पूर्व के बाद 600 ईस्वी तक, फिर हम लोगों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ही रहेगी। फिर जो शहर का विकास होगा, उस शहर का विकास होने में जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास पहला शहर हम लोगों को फिर से दिखेगा, और यहाँ से हम लोगों की फिर से नगरीय और शहरीय सभ्यता दोनों साथ में चलेगी। कुछ लोग गांव में बसे रहेंगे, कुछ लोग शहर में बसे रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इस बीच में जो गैप है वो कुछ खास है नहीं। इस काल में वैदों का जो निर्माण हुआ, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बाद जो है इस लेक्चर के बाद आपको अगला जो लेक्चर होगा हम लोगों का,
उसमें हम लोग शासक वंश के बारे में देख लेंगे कि कौन कौन वंश से किस प्रकार शासन किए, और फिर हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो इन तीनों चैप्टर को समझने में आसानी होगी हम लोगों को। बस ये 2 लेक्चर हम लोगों को समझना इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन तीनों चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे समाज परिवर्तन हुआ हम लोगों का। तो शुरुआत से अगर शुरू किया जाए तो हम लोग जो है जब मानव पृथ्वी पर आया 20 लाख साल पहले, तो उस समय में जो है मानव की सबसे प्रमुख जो जरूरत थी, आज अगर आप देखिए मानव बंदर ही था, बंदर से हम लोग विकास होकर के मानव बने हैं। और उस समय बंदर को देख लीजिए तो कोई कामकाज से उसको मतलब है, कोई मतलब नहीं, उसको खाना चाहिए, खाना मिल गया बात खत्म है। तो इसी तरह मानव को भी उस समय खाना इम्पोर्टेंट था। तो खाने के लिए जो है सबसे बढ़िया स्रोत खाना, और पानी का सबसे बढ़िया स्रोत पहाड़ होता है, क्योंकि नदी का उद्गम स्थल जो है पानी का सबसे प्रमुख स्रोत, जैसे हमारी गंगा नदी है, हम लोग देख चुके हैं कि ये गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो पानी का जो है सबसे बड़ा स्रोत पहाड़ होता है, और पहाड़ पर जंगल होते हैं, और जंगल में जो है जानवर भी होते हैं। तो इन सब के कारण भोजन का सबसे प्रमुख साधन जो है पहाड़ था। और उस समय में हम लोग पहाड़ पर रहते थे, और पहाड़ पर पत्थर प्रचुर मात्रा में उपयोग पाई जाती है। इस कारण से मानव जो है पहले उपकरण के रूप में पत्थर का उपयोग किया, और पत्थर का उपयोग करने के कारण उसको हम लोग कहे पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम लोगों का फिर आया ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के बाद हम लोगों का आया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब आई तो इस समय हम लोग विकास करके जो है शहरीय सभ्यता में मतलब चले गए थे। फिर इसके बाद जो है 2600 ईसा पूर्व से जो 1900 ईसा पूर्व की कहानी है, इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में एनसीईआरटी में कोई भी जो है निश्चित बात नहीं दी गई है। अनेक तरह के राय हैं, विचार हैं, जो इतिहासकार विचार देते हैं उनके बारे में बताया गया है। कि कोई कहता है कि बाढ़ के कारण जो है पूरे सभ्यता का अंत हो गया, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंत हो गया, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी नहीं लगती है, क्योंकि ये सब उत्तर जो है संतुष्ट नहीं करते हैं। बाढ़ किसी छोटे से क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, ये तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसको पूरे सभ्यता को नष्ट कर देना, ये मतलब विश्वास नहीं होता है कि बाढ़ से ये पूरा सभ्यता अंत हो जाए। लेकिन खैर जो भी हो, सभ्यता का तो अंत हो गया। इसके बाद हम लोगों की ग्रामीण सभ्यता शुरू होती है, और गांव में जो है ग्रामीण सभ्यता शुरू होने के बाद जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हम लोगों का आता है वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल, और वैदिक काल का जो एज है ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल का समय निर्धारित किया गया है, और इसको वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 400 साल तक किसी तरह हम लोगों का समाज चलता रहा ग्रामीण में, जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से चलता रहा। लेकिन एक अचानक से फिर एक विकास के रूप में अगर देखा जाए तो एक वैदिक सभ्यता हम लोगों की दिखती है, जिसका एज है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद जो हम लोगों का 4 वेद में सबसे पुराना वेद है, इस वेद की रचना वैदिक काल में हुई। और इनकी रचना किसने की? तो आर्यों ने की। आर्य देखिए, अगर भारत की नक्शा जो है ठीक है, मोटे तौर पर भारत का नक्शा जो है देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है हिमालय फैला हुआ है। पूरे भारत में ये जो क्षेत्र है, आपको यहाँ से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर हिमालय है। हिमालय होने के कारण देखिए, हमारे भारत में 4 ऋतु होती है, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु और बसंत ऋतु। ये 4 ऋतु सिर्फ हिमालय का जो ये नीचे वाला भाग है, भारत, यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, बस इतने ही क्षेत्र में ये 4 ऋतु होती है। बाद बाकी जितने क्षेत्र आपको दिखेंगे, यहाँ पर चीन है, तो चीन में सर्दी ज्यादातर, मतलब प्रमुख रूप से कोई मतलब ऋतु है तो यहाँ की सर्दी ऋतु है।
इस साइड आ जाएंगे अफ्रीका में, देखिएगा तो अफ्रीका का जो सबसे प्रमुख, वहाँ पर गर्मी ही पूरा साल पड़ते रहता है। लेकिन भारत में 4 ऋतु पाया जाता है जो हिमालय के नीचे में है, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा जो उत्तर से आकर के बहती है इसको हिमालय रोक देता है, और भारत में ठंडी हवा नहीं आ पाती है, इसलिए जो है ये हवा 12 महीना चलती है, लेकिन ठंडी हवा आ नहीं पाती है, तो इसलिए हम लोग इसकी इस सर्दी से बच जाते हैं, और इस तरह हम लोगों को 4 ऋतु दिखाई देता है। और हिमालय जो है एक रक्षा कवच का काम भी हम लोगों के लिए करता है, मौसम के लिए तो हम लोग समझ ही लिए। अब हिमालय में जो सबसे अगर ऊंचा चोटी है तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, कहने का मतलब हुआ 9 किलोमीटर। अगर सीधे आप ऊपर की ओर चलते जाइए तो 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको हिमालय पर्वत पर चढ़ने के लिए। और एवरेज अगर जो भी चोटी है पूरे हिमालय में, हर जगह यहाँ से यहाँ तक पर्वत शिखर जितने हैं सब आपको 6 किलोमीटर से नीचे तो कोई पर्वत है ही नहीं। लगभग एवरेज हाइट जो भी पर्वत का है 6-7 किलोमीटर का है। अब कोई मान कर चलिए यहाँ से भारत पर आक्रमण करने के लिए आए तो इधर से तो आक्रमण नहीं किया जा सकता है भारत पर, चूंकि कोई 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहले चढ़े पहाड़ पर फिर उतरे तब आकर के आक्रमण करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भारत में और यहाँ पर जो है, यहाँ से आपको हिमालय जहाँ खत्म होती है तो फिर हिंद महासागर शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो हिंद महासागर पानी से भी कोई आकर के जो है आक्रमण नहीं कर सकता है। तो भारत में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही क्षेत्र इंपोर्टेंट है जहां से आया जा सकता है, तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए और अरब सागर में आकर के मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी ही एकमात्र नदी है जिनसे भारत में आया जा सकता है। तो आर्य जब भारत में आए, कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया कहने का मतलब आज का मध्य एशिया में 5 देश पड़ता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया। तो इसमें 5 जो देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश इसमें पड़ते हैं, जिससे यहीं से आर्य आए थे। कहा जाता है कि उस समय एशिया, मध्य एशिया में जो है ठंडी बढ़ गया, और ठंडी बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों को जो है पहले से इतनी ठंडी में रहने की आदत थी नहीं, तो ये लोग यहाँ से जो है नए क्षेत्र की तलाश में निकले, और इस क्रम में ये लोग भारत, सिंधु नदी पार करके भारत पहुंचे और सिंधु नदी के आसपास में बस गए। तो सिंधु घाटी आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी था सिंधु नदी, और इसलिए ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसी नदी की चर्चा की गई है तो वो है सिंधु नदी। इसके अलावा अगर हम लोग भारत के नाम की बात करें तो भारत के 4 नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्यावर्त, आर्यावर्त के बाद जो है हम लोगों का नाम है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। आर्यावर्त हम लोगों का बहुत पुराना नाम है, मतलब हम लोगों के पौराणिक जो ग्रंथ थे उसमें आर्यावर्त का नाम मिलता है। भारत का नाम कहा जाता है कि भरत के नाम पर रखा गया था। ये एक वीर पुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने बचपन में ही जो है शेर के दांत गिने थे, तो इसलिए इसके नाम पर भारत नाम पड़ा है। लेकिन ये दो जो नाम है, हिंदुस्तान और इंडिया, ये दिए गए नाम है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है तो ईरानियों ने। देखिए ईरान जो है यहाँ पर भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद ईरान पड़ता है। ईरानी जब भारत आए थे, आने का बहुत सारा रीजन है, जैसे आप लोग आर्य देखे, आर्य जो है मौसम परिवर्तन के कारण यहाँ पर आए थे। बहुत सारे मतलब इसलिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। तो इन्होंने, ईरानियों ने इन लोगों का जो, जैसे हम लोग भाषा बोलते हैं तो इन लोग को भाषा में ये लोग सौ को ह बोलता है, सौ को ह बोलता है, और इसी कारण से सिंधु को ये लोग हिंदू नदी कहा करते थे, और यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान, इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा करते थे। तो सिंधु को हिंदू कहने के कारण और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का किसने कहा था, ईरानियों ने। इंडिया की बात किया जाए तो ये जो है यूरोपीय सब जो आए थे, जिसमें आप ग्रीक जो है इसका बात कर सकते हैं, ग्रीक यूरोपीय सब जो यूरोपीय भारत में आए, उन्होंने सिंधु नदी को अंग्रेजियों में इंडस नदी कहा जाता है, सिंधु को इंडस नदी कहा जाता है। और इंडस जो है यूरोपीय सब जो है इस क्षेत्र, इस नदी को इंडस नदी कहते थे, और यहाँ पर रहने वाले क्षेत्र पर, यहाँ जो क्षेत्र था इसको इंडिया कहते थे। तो इंडिया नाम यूरोपियों ने दिया और हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया।
तो यूरोप में आज भी अंग्रेजी प्रमुख भाषा है। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भारत में जो है उत्तर, देखिए यहाँ से विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत को आर्यों का संतान कहा जाता है, क्योंकि आर्य सबसे पहले उत्तर भारत में आकर बसे, और यहीं से हम लोगों का इतिहास देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग आर्य का ही इतिहास पढ़ते हैं। और दक्षिण भारत का जो आदमी है उसको द्रविड़ियन कहा जाता है। तो भारत की अगर मूल कोई वासी है तो वो यही है, भारत के मूल वासी हैं, जो शुरुआत से जब से मतलब उत्पन्न यहीं पर हुए और आज तक यहाँ है। लेकिन हम लोग जो उत्तर भारत के वासी हैं इनको आर्यों की संतान कहा जाता है, और ये जो वैदिक काल में ये लोग आए और ये इन्हीं लोगों ने यहाँ पर रह करके जनसंख्या का विस्तार किया। तो ये तो, और दूसरी बात यह है कि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आक्रमण भारत पर हुए वो सिंधु नदी पर पार करके ही हुए हैं। तो सिंधु हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, क्योंकि इनका भारत का नाम भी सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। इंडिया और हिंदुस्तान दोनों नाम जो है सिंधु नदी के कारण पड़ा है, तो इसलिए सिंधु नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद की जो रचना हुई, ऋग्वेद, ठीक है, अच्छा, अरब जो है आज भी ये जो मध्य एशिया से आए तो अरब होते हुए भारत आए थे। अरब मतलब हो गया कि सऊदी अरब, यूएई आता है, मलेशिया, यमन, बहुत सारे देश है जो ओमान, यमन, ये सारे जो है अरबीय देश कहा जाता है। और मध्य एशिया से ये लोग इस होकर के जो आए तो अरब होते हुए आए थे। और अरब जो है आज भी घोड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और भारत में इससे पहले घोड़ा नहीं था। इससे पहले भारत में घोड़ा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ लिए, उसमें घोड़ा के कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। बस एक जगह एक एक्सेप्शन के रूप में कहा जाता है कि मतलब सुरकोटदा एक जगह है जो गुजरात में पड़ता है, वहां पर जो है आपको एक हड्डी के अवशेष मिले जो माना जाता है कि घोड़े का है, घोड़े से मिलता जुलता जानवर का था, तो मान लिया गया कि ये घोड़े का होगा। लेकिन मात्र एक जगह से ये अवशेष मिले हैं। इससे पहले भारत में मूल रूप से घोड़े नहीं थे। घोड़े आर्य सब लेकर के ही भारत में आए, और इस काल में भारत में दो जो है महत्वपूर्ण चीज हो गया, एक तो आर्य के लिए गाय, और दूसरा हो गया आपको घोड़ा। जानवर देखिए, नदी में सबसे इंपोर्टेंट सिंधु नदी, चूंकि ये लोग सिंधु नदी के किनारे बसे थे, और यहाँ से फिर पूरे उत्तर भारत में बसे। गंगा नदी के किनारे भी हम लोगों का जो बिहार यूपी है इधर भी आकर के बसे, लेकिन शुरुआत में ये लोग यही बसे थे। ऋग्वेद की रचना इसी जगह पर हुई थी, तो इसलिए इन लोगों के लिए सबसे मतलब पवित्र नदी, सबसे जो नदी इंपोर्टेंट हो जाता था वो होता था सिंधु नदी। और जानवर में गाय और घोड़ा। इस काल में देखिए कृषि तो होता था, इस काल में कृषि होता था, लेकिन इतने मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पादन जो है कृषि का नहीं होता था। इसके रीजन थे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े कि तांबा और कांसा का उपयोग किया जाता था। तांबा कांसा उपयोग करने के कारण देखिए पूरा पृथ्वी जब से बना तब से अगर खेत जोता नहीं जाएगा तो खेत बड़ा ही जो है मतलब मजबूत हो जाता है उसका मिट्टी, और उसको जोतने के लिए मजबूत चीज चाहिए। और जब लोहा का खोज हुआ तब जो है पूरी मतलब खेती में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो गया। अधिक मात्रा में खेती में उत्पादन होने लगा, जंगल को काट करके जो है साफ सफाई करके खेती के लिए जगह सब बढ़ाया गया, और खेती का मुख्य हम लोगों का व्यवसाय खेती हो गया। लेकिन इस काल में लोहा का खोज अभी नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य सभ्यता थी, इस काल में अभी भी खेती जो है सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। ये जो कहिएगा कि मतलब खेती प्रमुख व्यवसाय हो चुका है, ये नहीं हुआ है अभी। इसलिए पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन महत्वपूर्ण था, और इस काल में पशु को बहुत महत्व दिया जाता था। बार बार कहा जाता है कि पशु मतलब गाय और पुत्र के लिए जो है यज्ञ किए जाते थे। भगवान से दो ही चीजें मांगी जाती थी, गाय की और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा महत्वपूर्ण जानवर घोड़ा था, और घोड़ा इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब इसको समझ लीजिए कि मान करके चलिए इस समय में ये एक गांव बसा हुआ था। चूंकि खेती हम लोग ये समझ चुके हैं कि जिस समय में कृषि शुरुआत हुआ, गांव का शुरुआत उसी समय में हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता नगर बसी, फिर लेकिन उजड़ गया, फिर से ग्रामीण सभ्यता में हम लोग पहुंच गए। इसके बाद जो है इस गांव में अब एक मुखिया की तो जरूरत जरूर होती है, जिसको मुखिया या सरदार कहा जाता है। इसकी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव के इसका काम क्या था
तो गांव में जितने झगड़ा हुआ तो उसको सुलझाना, छोटे मोटे जितने विवाद हुए गांव की रक्षा करना। तो आम तो मतलब नॉर्मली जो गांव में सबसे मतलब शक्तिशाली व्यक्ति होते थे उनको जो है मुखिया या सरदार चुन लिया जाता था। ये कोई पैतृक नहीं था कि हाँ बाप राजा था तो बेटा भी बनेगा, मतलब पिता सरदार था तो पुत्र भी सरदार बनेगा, ये कोई पैतृक नहीं था। गांव में जो है चुना जाता था इसको स्वेच्छा से। और ये लोग जो है देखिए इस अभी जो है गांव में इस काल में मुखिया या सरदार महत्वपूर्ण है, अभी राजा नहीं हुए हैं। राजा कैसे बनेगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। राजा और सरदार में बहुत महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि राजा टैक्स लेता है, मतलब कर लेता है, लेकिन ये कर नहीं लेता है, उपहार लेता है, भेंट, इसको उपहार या भेंट कहते हैं। टैक्स और कर में क्या अंतर है? देखिए टैक्स राजा, जैसे आज के समय में आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको उस पर टैक्स, आप चाहे न चाहे सरकार पहले से टैक्स जोड़ करके आपसे पैसा लेती है। दुकानदार आपसे जो पैसा लेता है उसमें सरकार का टैक्स जोड़ा हुआ रहता है, आपको हर खरीदारी पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये जबरदस्ती वाला बात है, आप चाहिए न चाहिए आपको देना पड़ेगा। तो राजा इसको कहते हैं, आपको टैक्स बांध दिया और आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस समय में गांव में चूंकि मुखिया या सरदार, इनका काम महत्वपूर्ण ये था कि गांव की रक्षा करना, गांव की जो है झगड़ा झांटी सुलझाना, ये इसका महत्वपूर्ण काम था। और इसलिए अब इनका पूरा समय इसी काम में चला जाता था। तो गांव के लोग इसको जो है अपने जो हिस्सा में से कुछ धन इसको दे देते थे अपनी स्वेच्छा से कि ये रख लीजिए, आप मेरे तरफ से ये उपहार हुआ, भेंट हुआ आपको गाँव की रक्षा करने के लिए। तो मुखिया जो है जबरदस्ती टैक्स नहीं लेते थे, जबरदस्ती सामान नहीं लेते थे, स्वेच्छा से मिलता था, तो इसलिए इसको मुखिया या सरदार कहा गया। ये उपहार या भेंट लेते थे। इस काल में अभी गांव में यही चल रहा है। राजा तो बड़े टैक्स, मतलब बड़े छतर पर जब आएगा शासन तब राजा बनेगा जो टैक्स बांधेगा, और उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपहार भेंट लिया करते थे। इसका प्रमुख कार्य अगर बात किया जाए तो इनके कार्य में था गाँव की रक्षा करना, कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो उससे रक्षा, ठीक है। न्याय, अगर न्याय का मतलब हो गया कि झगड़ा और हुआ तो उसको सुलझाना। और इसके साथ ही न्याय के साथ गांव के लिए जो है यज्ञ करना, गांव की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना, ये महत्वपूर्ण काम थे। इसके पूजा पाठ यज्ञ करवाना इसके महत्वपूर्ण काम में गिने जाते थे। और ये जो इसको उपहार भेंट मिलता था उसी हिस्सा में से यज्ञ भी ये करते थे। और इनको जो है एक और काम ये था कि ये जो है धन जुटाने के लिए इस काल में दूसरे क्षेत्र पर जो है आक्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कि धन जुटाने के लिए, समाज के लिए धन जुटाने के लिए एक और काम ये इंपॉर्टेंट था कि दूसरे क्षेत्र इलाका पर आक्रमण करके वहां पर लूटपाट किया जाता था। धन में क्या लाता था? तो गाय, ये महत्वपूर्ण धन होती थी वहां की। मतलब इस काल के सबसे महत्वपूर्ण धन गाय को माना गया था। गाय जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना धनी। तो गाय महत्वपूर्ण हमारे यहाँ इस काल में आकर के बनी थी। और आक्रमण करने के लिए घोड़ा सबसे इंपोर्टेंट हो जाता था। तो घोड़ा भी इस काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। तो ये इस काल की समाज की संरचना थी, जो ऋग्वेद की जो रचना। अच्छा, वेद की रचना क्यों हुई? तो देखिए वेद में तो पहली बात है कि भगवान के लिए जो है उनकी प्रार्थना दिए हुए थे। दूसरा बात कि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। आज भी भारत में संविधान बनाया गया है चूंकि भारत को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिसको जो मर्जी आए वो न करे, समाज में जो है उपद्रव न फैलाए, इसके लिए संविधान बनाया गया है। इसी तरह समाज में हर समय में अलग अलग जरूरत के हिसाब से समय समय पर जो है संविधान बनाया गया। तो ऋग्वेद भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय के समाज की जो संरचना थी उसको निर्धारित करती थी कि आदमी को कैसे रहना चाहिए, जो शिष्टाचार नियम होते हैं उस आचरण के बारे में। और यहाँ से शुरुआत होती है जो सामाजिक जो नियम कानून कायदे कानून वाला किताब, यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का। अब इसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद जो है हमारी सामाजिक संरचना समझ गए कि यहाँ पर अभी तक गांव में मुखिया सरदार होते थे इस तरह से जो है। और एक और बात अगर बात किया जाए तो गाय इतना महत्वपूर्ण था इस समय में कि पुत्री को इस समय में दुहिता कहा जाता था। हर चीज के नाम लगभग गाय से मिलते जुलते थे। दुहिता का मतलब हुआ गाय जो दूहने वाला है, गाय से जो दूध निकालने का काम होता था वो पुत्री करती थी, इसलिए इस काल में गाय पुत्री को दुहिता कहा गया। राजा को गोप्ता कहा गया, राजा को गोप्ता कहा गया। गोप्ता मतलब गाय की रक्षा करने वाला, जो गाय की रक्षा करेगा वही जो है राजा कहलाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे इस काल में गाय। तो इस काल के बाद हम लोगों का जो
आदि वैदिक काल है। वैदिक काल के बाद हम लोगों का आता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की जो समय एज दिया गया है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम लोग मतलब पहुंच चुके हैं जहां से हम लोगों का एनसीईआरटी शुरुआत करना है। 600 ईसा पूर्व तक कैसे कैसे घटनाएं घटी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो वो था लोहा का खोज। और हम लोग बात किए कि लोहा का खोज जब हुआ तो अब जो है पूरे भारत में कृषि का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में हुआ। पहले लोग पेट भरने के लिए अनाज उपजाते थे, अब आदमी पेट भरने से ज्यादा उपज होने लगा तो मतलब अनाज को बेचने लगा और आदमी के पास पैसा हो गया। अब पैसा जब आदमी के पास होता है तो आदमी सुख सुविधा की ओर दौड़ता है। आज गरीब अगर किसी के पास पैसा है तो वो सोचेगा कि अब आज पंखा में सोते हैं तो कल एसी खरीदेंगे, पैसा होना चाहिए उसके लिए। लेकिन गरीब तो एसी नहीं मिलता है उसको, फिर भी वो जीवित तो है, तो क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो उस संसाधन का उपयोग नहीं कर रहा है। अगर पैसा होता तो वो संसाधन का उपयोग करता है एसी का। उसके बाद जब पैसा हो जाएगा तो एक कपड़ा से काम नहीं चलता है। उसके बाद आपको समय समय पर कपड़ा बदलते रहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पर कपड़ा बदलते रहिए, क्योंकि पैसा है आपके पास। तो इसके कारण जो है आपको सुख सुविधा के लिए आपको सामान खरीदना पड़ता है, और सामान कहाँ मिलेगा? बाजार में। तो अब जो है बाजार का शुरुआत होगा और भारत में जो है नगर की जो है शहर का जो विकास होगा इस काल में आकर के होगा जब आपको लोहा का खोज होता है। इससे पहले जो है नगर नहीं मिलते थे। और ये एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इस काल में जो है 3 और वेद की रचना हुई, जिसको हम लोग इसको निपटा देते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का तो हो गया है वैदिक काल में, अब होगा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? तो यज्ञ संबंधी नियम है। और अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोना और औषधि के बात इसमें दिए गए हैं। जादू टोना और औषधि, ठीक है। भारत में संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग हिंदी में अभी लिख रहे हैं तो हिंदी में 52 जो है अक्षर होते हैं, और ये हिंदी का आधार है। बिना इसके हिंदी पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे जितने अक्षर लिखे हैं इनमें मतलब जितने शब्द लिखे हैं सब में इसी 52 अक्षर से बना हुआ है, और उस 52 अक्षर ही नहीं होता तो हिंदी भी नहीं होता। इसी तरह संगीत का जो आधार होता है ये है सा रे गा मा प ध नी। ये जो 7 वर्ड है ये संगीत का आधार कहा जाता है, और इसकी रचना सामवेद में ही हुई है। ये कुछ है नहीं, ऋग्वेद में जितने मंत्र है उसको संगीत फॉर्म में दे दिया गया है तो सामवेद इसको कहते हैं। ऋग्वेद में जितने यज्ञ संबंधी नियम थे उसको एक जगह कर दिया गया तो यजुर्वेद बन गया। और अथर्ववेद कुछ अलग तरह का वेद है जिसमें जादू टोना, आज जो बाबा तांत्रिक आपको दिखते हैं। और दूसरी बात, घर कैसा होना चाहिए उसका मतलब हर घर बनाने के भी कुछ नियम होते हैं हमारे समाज में। घर का मुंह किधर होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, रसोई कहाँ होना चाहिए जो उचित होगा, घर में अनिष्ट न हो, इसके लिए स्थापत्य के कुछ नियम होते हैं। तो उसी नियम सब का जो ब्यौरा है वो अथर्ववेद में मिलता है। आपको जादू टोना संबंधी बात दिया गया है, उसके बाद औषधि भी बहुत प्रकार के हमें अथर्ववेद में मिल जाते हैं। तो ये इस काल की महत्वपूर्ण रचना थी, और इसमें सामाजिक नियम भी मिलते हैं जो आपको, और बहुत सारे और भी चीज जो निर्माण होंगे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, उन सब की आगे रचना होगी और हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस काल की जितनी जरूरत थी इतने में खत्म हो गया। अब जो है जब शहर का निर्माण होगा तो जब शहर बनेगा तो समाज में एक जटिलता आती है। शहर में जटिलता कैसे आती है तो ये देख लीजिए कि समाज जब शहर बना तो शहर बनने के साथ साथ होता क्या है कि एक गांव में सब आदमी जाने पहचाने हैं, सब एक दूसरे को जानता है, तो उनमें जो नियम समाज के लिए बनाए गए उनको पालन करना आसान हो जाता है। लेकिन एक शहर में बहुत जगह से लोग आते जाते रहते हैं, कुछ उनमें से बस जाते हैं, कुछ विदेशी आए वो बस गए,
समाज में अनेक तरह के लोग शहर में आ जाते हैं और उनके लिए ये सामाजिक नियम उन पर लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पुराने नियम थे हमारे समाज के लिए बनाए गए थे वो इस काल में अब लागू नहीं रह जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो है नियम कानून का किताब बनता है और वही हमारा होता है पुराण उपनिषद। ये सब जो है हर जगह नियम सब जो समाज के लिए बनाए जाते हैं वो इसी में पुराण उपनिषद सब में आपको मिलेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म जो इसमें बहुत सारी कमी जो थी जो हम लोग चौथा चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत कमी आती है तो उसी कमी को देखते हुए बौद्ध और जैन धर्म निकलते हैं जो कि पूरे भारत में फैल जाते हैं। उसको हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। और लोहा के खोज के साथ अब जो है शहर बना। अब शहर को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। पहले समाज गांव होता था, गांव छोटा सा होता था, उनको नियंत्रण करना आसान था, लेकिन एक शहर पर नियंत्रण करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति का होना जरूरी है। और इस तरह शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण एक राजा का निर्माण होता है और यहाँ से हम लोग का राजा वाला क्रम शुरू होगा। और 600 ईसा पूर्व से एक राजा का जो क्रम शुरू होगा हम लोग अगले लेक्चर में उसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह भारत में जो है राजा का कौन कौन से राजा कब कब हुए। शुरुआत में हम लोग अशोक को देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे शासक हुए पूरे भारत में जो है। उसके बाद ठीक है, ये जो है इनको जरूरत राजा जो है इसको किला बनाना पड़ता है क्योंकि शहर की रक्षा के लिए किला बंद करना पड़ता है, सैनिक रखना पड़ता है। तो इन सब के लिए इनको खर्चा होता है और खर्च के लिए इनको उपहार से तो काम नहीं चलता, इसलिए ये जबरन टैक्स बांधते हैं। टैक्स के रूप में अनाज को लेते थे और ये कभी 25% होती थी तो कभी 33%, मतलब कभी 1/4 या कभी 1/3 हुआ करती थी। ये हम लोग हर शासक के समय में अलग अलग कर निर्धारित किए गए थे। कोई 1/5 भी लेते थे, 20% भी लेते थे, लेकिन एक अलाउद्दीन खिलजी हुए जो आधा हिस्सा जो है कर के रूप में ले लेते थे। तो हम लोग आगे उसको समय समय पर पढ़ते चलेंगे। तो ये टैक्स लिया करते थे और हमारा जो मुखिया होता था वो उपहार लिया करते थे। इस तरह हम लोगों का उत्तर वैदिक काल शहर का जो पहला शहर बनेगा तो शहर को उस समय में कहा गया जनपद। जनपद से फिर बनता है महाजनपद और 600 ईसा पूर्व के आसपास हमें 16 महाजनपद भारत में दिखाई देते हैं। और इन 16 महाजनपद से शुरुआत होती है जिनमें सबसे शक्तिशाली होता है मगध और मगध के ही शासक होते हैं अशोक। और हम लोग इसके बाद जो शासक वंश की कहानी शुरुआत होगी इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।